हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फिनोल्स। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ फिनोल्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिनोल्स की फिनोल की डेफिनेशन है कि हम फिनोल किसे कहते हैं। मतलब मेरे पास अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें मैं क्या चीज चेक करूं जिससे मुझे पता चलेगा ये कंपाउंड फिनोल है भी या नहीं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। फिनोल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यहीं तक तोड़ते हैं पहले। तो देखो ये कहते हैं हमारे पास कि फिनोल्स क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी का मतलब OH डेरिवेटिव्स, हाइड्रो ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ बेंजीन। तो कहता हमारे पास जो ये फिनोल्स हैं ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं किसके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। तो जरा बनाते हैं। हमें पता है बेंजीन क्या होता है, C6H6। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। वेट अ मिनट, यस, ठीक है। तो ये मैंने कार्बन लगाए, 6 कार्बन लग गए। अब इन 6 कार्बन के अराउंड क्या लगेंगे, 6 हाइड्रोजन्स। तो एक हाइड्रोजन यहां लगा, एक यहां लगा दिया। तो ऐसे करते करते हमारे पास कुल मिलाकर 6 हाइड्रोजन थे जो मैंने कवर कर लिया, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, C6H6। अब मैंने कहा दे आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कहते हैं ये जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को फिनोल कहते हैं। मतलब यहां पर हम किसी एक की पोजीशन पे क्या लगाने वाले हैं, OH लगाने वाले। मतलब यहां से हमारा H गया और पीछे क्या रह जाएगा, मतलब पीछे क्या लगेगा, OH। मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं सिर्फ ऊपर के ये 3 कार्बन को शो करूं तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इस डेफिनेशन में एक और लाइन है जो साथ में हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज इन विच द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। कहता जो हमारी एरोमेटिक रिंग है उसके जो कार्बन पे डायरेक्टली OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड। ऐसा ना हो, मतलब ऐसे कंपाउंड्स को हम नहीं कहेंगे फिनोल्स। कौन से कंपाउंड्स, लाइक दिस इज माई बेंजीन रिंग एंड देयर इज अ CH2 अटैच्ड टू इट, तो दिस बिकम्स बेंजाइल। इसमें मैंने OH लगाया है। कहते इन्हें हम फिनोल्स नहीं कहते। अच्छा, इन्हें फिनोल्स क्यों नहीं कहते, गिव मी वन रीजन। देखो मैं रीजन देती हूं। इसे मैं ओपन करके लिखूं तो ये ऐसे ही है, राइट। तो देखो इसमें हमारे पास OH जो है वो एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो बाद में जाके उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो रिंग का पार्ट है। लेकिन हम फिनोल्स की डेफिनेशन में या फिनोल्स के लिए मस्ट एक पॉइंट रख रहे हैं। क्या पॉइंट है कि जो हमारा OH है वो डायरेक्टली उस कार्बन के साथ अटैच हो जो रिंग का पार्ट है, जो एरोमेटिक रिंग का क्या है, पार्ट है। अब इट डज नॉट मैटर कि इस कार्बन की बात हो रही है या इस कार्बन की बात हो रही है, या मैं OH लगा दूं, यहाँ इस कार्बन इसकी जगह OH लगाया, यहां मैंने इसकी जगह OH लगाया। तो दैट मीन्स दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू कि डायरेक्टली ये सारे 6 के 6 कार्बन क्या है, दे आर द पार्ट ऑफ द एरोमेटिक रिंग। तो इन्हीं कार्बन के साथ अगर हमारा OH लगेगा, ओनली इन दैट केस दे विल बी कंसिडर्ड एज अ फिनोल, बट नॉट इन अ केस लाइक दैट। ओके, इस केसेस में केसेस लाइक दिस दे आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज फिनोल्स, ठीक है। तो डेफिनेशन इज आई होप क्लियर टू यू पीपल। इसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो मैं यहीं से कराया था, इट्स वेरी इजी। देखो क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, कहते हैं कि जो हमारे फिनोल्स हैं उन्हें हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक, नंबर 2 डाइहाइड्रिक, नंबर 3 ट्राइहाइड्रिक। व्हाट डज दैट मीन। देखो हाइड्रिक होता है OH, ठीक है। हाइड्रिक ग्रुप क्या है हमारा, OH ग्रुप। Mono means single OH group, di 2 OH groups, tri 3 OH groups. So I have given an example over here. इसमें मेरे पास क्या है, I have OH and a CH3. मतलब मैंने OH लिया है, CH3। देखो ये जो CH3 है ना, अगर हम इसे सिर्फ इतना सा नोटिस करें तो you all know इसका नाम क्या है, इट्स टोलिन। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोलिन होता है बेंजीन पे CH3, राइट। तो अब मेरे पास जो बची हुई 5 पोजीशंस हैं उनमें से मैं किसी में भी OH लगा दूं, सिंगल OH, इट विल बी कंसिडर्ड एज मोनोहाइड्रिक। 2 OH लगा दूंगी, डाइहाइड्रिक, 3 लगा दिए, ट्राइहाइड्रिक, मोर देन दैट देन पॉलीहाइड्रिक।
ठीक है। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ CH3 लगा हुआ हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि सिर्फ बेंजीन रिंग थी और उस पर OH लगा, देन इट इज मोनोहाइड्रिक। बस इतना सा लेना देना है कि एक OH ग्रुप लगा होना चाहिए, देन इट विल बी द केस ऑफ मोनोहाइड्रिक। फिर चाहे यहाँ CH3 है, चाहे यहाँ NO2 है, चाहे Cl है, व्हाटसएवर इट इज। ओके, ठीक है। अब आते हैं नोमेनक्लेचर पे। ओके, तो नोमेनक्लेचर करते टाइम हमें ना दो बातों का बड़ा ध्यान रखना है। पहली बात बताती हूँ, देखो नोमेनक्लेचर में ये मेरा बेंजीन ग्रुप है, मतलब ये मेरी बेंजीन लगी है। अगर मेरी इस बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH अटैच है, इसे मैं नॉर्मल फिनोल कहती हूँ, इसे मैं बेंजीनॉल भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो इट्स नॉर्मली कॉल्ड फिनोल। ये क्या है मेरा फिनोल। अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखो, देर आर टू सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप नंबर 1 जिसमें फिनोल के ऊपर क्या लगा हो, COOH, मतलब हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, या फिर ROR, या फिर वी हैव ROOR या CHO। CHO इज एल्डिहाइड, ROOR दिस इज ईस्टर, एंड we have ROR and COOH as I've told you। तो अगर हमारे पास फिनोल के ऊपर इनमें से कोई ग्रुप लगा है तो दैट इज कंसिडर्ड एज केस नंबर 1। अदर देन दैट, अगर हमारे पास फिनोल पे लगा है CH3 ले लो, NO2 ले लो, Cl ले लो, एंड दिस लिस्ट गोज ऑन, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। मेजर ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 की नोमेनक्लेचर ग्रुप नंबर 2 की नोमेनक्लेचर से डिफरेंट होती है, दैट्स व्हाई आई हैव कैटेगराइज्ड देम इनटू 2, ठीक है। तो देखो एल्डिहाइडिक हो गया, कीटोनिक हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया एंड ईस्टर ग्रुप हो गया। ये चारों ग्रुप्स अगर लगे होंगे तो नोमेनक्लेचर दूसरी तरह की होगी, अदरवाइज इट विल बी द सिंपल वन। तो शुरू करती हूँ पहले सिंपल वन से, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द सेकेंड ग्रुप। ओके, सो हैव अ लुक एट दिस। ये क्या है मेरे पास, एक बेंजीन रिंग, राइट। ये मेरी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मेरे पास लगा है एक OH। कंसीडर करते हैं कुछ केसेस, 1 2 3 4, ऑलराइट, काफी केसेस ले लिए हैं। OH को मैंने एक ही जगह एक बार के लिए फिक्स कर दिया है। अब मैं इस पे ग्रुप्स लगाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि अगर मेरे पास एक CH3 ग्रुप लगा है, जो सेकंड ग्रुप में मैं बता रही हूं, क्योंकि CH3 हमारा सेकंड नंबर ग्रुप का था और COH वगैरह फर्स्ट नंबर से। तो अगर हमारे पास कोई CH3 ग्रुप लगा है या कोई NO2 ग्रुप लगा है, ठीक है, ऐसे अगर कोई ग्रुप लगे, या कह लो एक NH2 ग्रुप लगा है, कोई एक Br ग्रुप लगा है, यार और क्या ले लूं मैं, एक Cl ले लो, यहां ले लो, Cl ले लिया, या फिर ऐसे ग्रुप्स लगे, ठीक है, समझ में आ रही है। अभी मैंने क्या लगाया यहाँ पे, मैंने COH वगैरह ग्रुप में से कुछ नहीं लगाया, सेकेंड नंबर ग्रुप में से सामान लगाया यहाँ पे। अब इसमें हमेशा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, मतलब नंबर 1 हम किसे मानेंगे, द वन विच इज द कार्बन टू विच OH इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो इसे कार्बन, इस वाले कार्बन, मतलब देखो यहाँ एक कार्बन होगा, मैं डॉट्स लगा रही हूँ, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह पे कार्बन लगा होगा। इस वाले कार्बन पे डायरेक्टली OH अटैच्ड है, OH जो है हमारा अटैच्ड है, तो ये हमारा पोजीशन नंबर 1 इन ऑल ऑफ दीज केसेस। तो ये वाला कार्बन की पोजीशन क्या होगी चेन में, नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे बाकी चेन की नंबरिंग। तो देखो इसकी नंबरिंग करते हैं, दिस इज 1 एंड दिस विल बी 2, राइट। ये वाला कार्बन 2 हो गया, यहां लिख देते हैं। अगेन दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 1। अच्छा देखो, मैं यहां से अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज मूव करती हूं तो इट विल बी टर्म्ड एज पोजीशन नंबर
2 3 4 5 6, लेकिन हम ये रूल्स +1 +2 से जानते हैं कि हमें लीस्ट नंबर देना है, तो इट विल बी 1 and 2 दिस वे. आई होप यू ऑल नो दिस. इसके बाद इट इज आइदर 1 2 3 4 5, मतलब 2 या 5, और इट कैन बी 2 3 4 5 6. Either it can be 2 and 5 position or it can be on 3 and 6 position. So you must be knowing कि हम 2 and 5 वाले को प्रेफर करेंगे क्योंकि छोटे नंबर्स हमने प्रेफर करने होते हैं. तो इट इज 1 2 3 4 and 5. ठीक है, ये कर लिया. तो इट इज 90% ऑफ योर वर्क इज डन ओवर हेयर ओनली. अब हमें पता है ये सब के सब क्या है, फिनोल्स. जो ये वाले होंगे जिसमें हमने OH को प्रेफरेंस दी है, इन सभी के नेम के पीछे क्या आएगा, इन सभी का कह लो कि सरनेम क्या है, फिनोल. ठीक है, इसमें हमने OH ग्रुप को प्रेफरेंस दी है, तो इन सब का नाम हम रखेंगे फिनोल्स. अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाले केस की. पहले वाले केस में देखो, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, यहां पर हमारा थर्ड पोजीशन में अमाइनो ग्रुप लगा है, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, सेकेंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं. इनके बेसिस पे इसका नोमेनक्लेचर कर लेते जल्दी से. तो देखिए ये वाला क्या होगा, आई गेस ये बहुत बेसिक है, वैसे ये +1 +2 का बेसिक है, बट इफ यू आर मिसिंग दोज काइंड ऑफ बेसिक्स देन दिस वीडियो इज फॉर यू, मतलब दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज फॉर यू, अदर्स कैन स्किप दिस पार्ट. तो देखते हैं, ये देखो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो इट इज 2 मिथाइल फिनोल. करेक्ट, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा, इट इज फिनोल. दिस इज 2 नाइट्रोफिनोल. This is 3 amino या amino whatever phenol. This is 4 bromophenol. साथ ही आएगा, मैंने नीचे इसके लिए लिखा है. This is 2 chlorophenol. And this one is 2,5 डाइमिथाइल फिनोल. राइट, ये इनके नेम आ गए, एकदम इजी थे ना ये. अब यहीं पे अगर मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप क्या है, C2H5 ग्रुप लगा होता, तो हम इसे क्या लिख देते, डाई इथाइल, 2 इथाइल, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो इतने से ही माइनर से चेंजेस आते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की. तो ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास क्या क्या था. ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास ऑब्वियसली एक OH ग्रुप तो सभी में लगा था, तो मैं 4 केसेस करके बता देती हूँ इसमें भी, फॉर ऑल 4. एंड ओके, सो वी आर डन विद दिस. तो ये मेरे क्या है, फिनोल्स है. अब मैंने बोला फिनोल पे क्या लगा होगा, COOH या CHO, मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब अगर यहां से हटाए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है हमारा, एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ऑब्वियसली दिस बेंजोइक एसिड. मैं बस बता रही हूँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, तो ऑन बेंजीन इट विल बी ऑल टुगेदर कॉल्ड एज बेंजोइक. दिस इज बेंजेल्डिहाइड. दिस इज, अब क्या लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, मैंने भी ये एसिटोफिनोन का ग्रुप लगाया है, और यहां और क्या लगा देते हैं, एक इसमें ईस्टर की एग्जांपल ले लेते हैं. तो ये मैंने एग्जाम्पल्स लिए. ठीक है, वेरी इजी. मैंने ये यहाँ पे ये दोनों तो बता ही दिए. ये मेरा कीटोनिक ग्रुप आ गया एंड ये मेरा ईस्टर ग्रुप आ गया. ठीक है, अब इनकी नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमेशा ध्यान रखो, ग्रुप 1 की नॉमेनक्लेचर करने के टाइम पर OH को प्रेफरेंस नहीं देनी. मतलब OH इज नॉट गोइंग टू बी नंबर 1, दीज आर गोइंग टू बी नंबर 1. ठीक है, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, द कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग टू विच आर एल्डिहाइड ग्रुप, ketonic group, ester group or carboxylic group is directly attached, that carbon should be numbered 1 or that carbon should be given preference while numbering the carbon chain. तो ये आ गया हमारा नंबर 1. करेक्ट. देखो ये जो भी होगा XYZ बेंजेल्डिहाइड,
ये जो भी होगा XYZ बेंजोइक एसिड, जो इसका अपना नाम होता था, जैसे मैं इसको बोल रही हूँ कि इन सबको फिनोल ही कहेंगे, लास्ट में इनका सरनेम फिनोल ही होगा, तो ये COOH फैमिली का है, ये बेंजोइक एसिड है, ये आपका बेंजेल्डिहाइड ही रहेगा, ये आपका एसिटोफिनोल का केस है बेसिकली, तो और ये आपका आएगा बेंजोएट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इनकी नेमिंग। दिस इज नंबर 1, तो यहां ये नंबर 2 आ गया। नंबर 1 2 3, 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3। तो ये नंबरिंग सबकी बहुत इजी थी इस वाले में। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। मैंने बोल दिया ये बेंजोइक एसिड ही है, तो 2 मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, साथ ही है, मैंने नीचे लिख दिया। ओके, अच्छा नेम में साथ है ना। ये क्या है हमारा 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी, मैं नीचे लिख रही बाकी का नेम, बेंजेल्डिहाइड। दिस इज 4 हाइड्रोक्सी, आई गेस यही आ जाएगा, दिस इज एसिटोफिनोन। दिस इज 4 हाइड्रोक्सी, ओ वेट अ मिनट, इट्स 4 हाइड्रोक्सी के साथ इसमें और भी कुछ है, एक तो 3 हाइड्रोक्सी है, सॉरी, इसमें 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट तो है ही, and there is a little change over here, this H will be small, I'm going to add something। देखो हमारे पास क्या है, COO with a benzene ring, मतलब this is a benzoate। ठीक है, ये हमारा बेंजोएट होता है। यहां हमारे पास क्या लग रखा है, CH3 लग रहा है ना, तो यस, तो ये है 1 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, तो 1 मिथाइल को हम डायरेक्ट मिथाइल लिख सकते हैं। तो दिस इज द लिटिल चेंज इसके नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, तो दिस इज डन विद दैट। तो ये है मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। ठीक है, और बाकी तो एकदम ही इजी थे, इसी में बस ये CH3 के कारण देयर वाज अ चेंज, अदरवाइज इट वाज द सेम। ठीक है, आगे अब कंसीडर करते हैं हमारे पास नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स में। अच्छा, आई हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा एग्जांपल्स फॉर यू। देखो यहाँ पे देखो, डोंट कंसीडर दीज वन, आई नो दे आर क्लमजी। ओके, 2 कंसेक्यूटिव पोजीशन पे हमारे OH ग्रुप्स लगे हैं, सो दिस इज बेंजीन 1 2 डाइओल, क्योंकि हम इनको, मैंने आपको पहले बोला है, वेट अ मिनट, इज इट विजिबल? देखो मैंने बोला इसे हम फिनोल कहते हैं, इसे हम बेंजीनॉल भी कह सकते हैं, और जब भी बेंजीन के ऊपर पहली और दूसरी पोजीशन पे डाइओल लगा है तो इट इज बेंजीन 1 2 डाइओल, बेंजीन 1 and 3 डाइओल, किसी को भी 1 ले लो तो अगला ऑटोमेटिकली 3 ही आता है। इसमें बेंजीन 1 4 डाइओल, बेंजीन 1 2 and 4 ट्राइओल, बेंजीन 1 3 and 5 ट्राइओल। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डाइहाइड्रिक 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 ट्राइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक। ऑलराइट, अब इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पे। दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से बात करते हैं। सबसे पहले OH group is formed by overlap of sp3 orbital of oxygen with 1s of hydrogen। तो देखो सबसे पहले मैं एक ऑक्सीजन एटम के लिए बनाती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये बनता कैसे। इट इज ऑलवेज, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन पे क्या पड़ा है, लोन पेयर पड़ा होता है, तो मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ उसे। ठीक है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी पड़ा होता है। सबसे पहले मैंने सेंटर में क्या ड्रॉ किया है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर को मैं यहां शो कर रही हूं। इसके अलावा 1 दिस वे एंड दिस 1 हियर। ठीक है, तो ऑक्सीजन की हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज sp3 sp3। दिस इज ऑल्सो sp3 sp3 sp3। इफ इट्स नॉट विजिबल देन आई एम स्पीकिंग इट अगेन दैट इट इज sp3 ओनली। तो ये मेरा ऑक्सीजन के लिए हो गया। लोन पेयर को दिखा देती हूँ इसमें।
सो ये रहे मेरे लोन पेयर्स। ठीक है, अब देखो मेरे पास कहता कि ऑक्सीजन के एक sp3 के साथ हमारा हाइड्रोजन का, मैंने बहुत बड़ा बनाया है, इतना बड़ा नहीं होगा, 1s आता है। हाइड्रोजन का 1s ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो देखो ऑक्सीजन के sp3 के साथ हमारा हाइड्रोजन का 1s मिलकर हमारा OH ग्रुप बना देता है। ठीक है, बन गया, ये बड़ा आसान से बन गया। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, इसमें हम ऐड करेंगे कौन, हमारा कार्बन। तो अब हमारा जो कार्बन आता है, तो देखो बड़े ध्यान से समझने की बात है। देखो ये लगा मेरे पास बेंजीन रिंग, जिस मर्जी तरह लगा दो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगानी होती है। अब इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पर एक कार्बन होगा लाइक दिस, है ना, हाँ जी, कार्बन होगा यहाँ पे। उस कार्बन पे पहले तो H लगा हुआ था, बट अब वो H हट चुका है और ये कार्बन हमारे OH के साथ ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ वाले कार्बन के लिए आई एम राइटिंग और आई एम ड्रॉइंग इट्स ऑल। ओके, तो ये बन गया हमारा कार्बन का sp2। अच्छा, अब सोचने की बात है कार्बन का sp2 क्यों आया। तो देखो कार्बन, ये वाले कार्बन की यहाँ डबल बॉन्ड बन रही है, तो इसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एज इजी एज दैट। तो कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक ये बन गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के sp3 का हाइड्रोजन के 1s के साथ बना है, एंड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के sp3 का कार्बन के sp2 के साथ बॉन्ड बना है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये है आपका बेसिक, आपने इसमें ये स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, आपने ये लाइनें, इसको लाइंस में लिख के बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर का काम है। तो ये आपका काम मोस्टली डन है। अब इसके बाद हमें पता है क्या करना है, इसके बाद हमें इसके कुछ बातें बतानी, कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में, जैसे बॉन्ड एंगल, कि ये बॉन्ड एंगल कैसा होगा। लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ये बॉन्ड एंगल कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सॉरी, इट इज बॉन्ड लेंथ। किसकी, इसकी, ये बॉन्ड लेंथ, इस बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ। एंड सेकेंड, लास्ट पॉइंट, सॉरी, थर्ड पॉइंट है हमारे पास है पोलैरिटी, कि कितना का पोलर होगा ये। हम ये तीनों टॉपिक्स को अल्कोहल्स के साथ कंसीडर करेंगे, मतलब अल्कोहल के साथ कंपेयर करेंगे एंड फिर बात करेंगे। ठीक है, तो आराम से वन बाय वन करते हैं। देखो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना। पहले आते हैं बॉन्ड एंगल पे। ठीक है, तो अब जो बॉन्ड एंगल फिनोल्स का है, इट इज 109 डिग्री, 109 डिग्री। ठीक है, एंड अल्कोहल का इट इज 108.5, राइट। तो 108.5 डिग्री हो गया फिनोल्स का भी, अल्कोहल का भी। मैंने एंगल बताया। अच्छा देखो, साफ साफ पता चल रहा है अल्कोहल का एंगल छोटा है एज कंपेयर टू फिनोल। कोई तो रीजन रहा होगा। ठीक है, अब इसका रीजन मैं बताती हूँ आपको बीच में क्या है। देखो फिनोल्स में हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल भी ले ले, तो ये अल्कोहल ही है, चलो एक इधर है ना, हाँ जी, तो ये। ठीक है, बात क्लियर है। इन दोनों का कंपेयर करना है। अब हमने दो उसमें एंगल ज्यादा बना दिया मैंने। चलो अब मेरे पास क्या है, ये वाला एक फिनोल है और इस अल्कोहल के एंगल के साथ मैंने इसको कंपेयर करना है। तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। देखो इस वाले अल्कोहल में भी हमारे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर पड़ी होंगी। ठीक है, और लोन पेयर में क्या हुई, रिपल्शन हुई। ये मेरी लोन पेयर है, ये मेरा लोन पेयर है। लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होगी, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। इन चीजों को जब समझना है तो ऐसे समझा करो। देखो तो इन दोनों टिप्स को मानो कि ये क्या है, हमारे लोन पेयर्स, ऐसे पड़े लोन पेयर्स। अब इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्शन, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो देखो जब एक दूसरे के पास है तो यहाँ एंगल कितना छोटू सा बन रहा है, वहीं जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ये एंगल इंक्रीज हो जाता है, और दूर जाएंगे तो ये एंगल और इंक्रीज हो जाएगा। तो जब लोन पेयर की रिपल्शन बढ़ती जाती है तो एंगल क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये छोटी सी बात आपको बतानी थी, बेसिक सी, तो मैंने वो बात आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा तो देखो ये एकदम नॉर्मल सी बात है कि अल्कोहल में क्या होता है। अल्कोहल में ये होता है, इसलिए इसका एंगल इतना सा होता है कि लोन पेयर में रिपल्शन होती है और एंगल इतना आता है आपका। ठीक है, अच्छा अब फिनोल्स में ऐसा क्या होता है कि इससे वैल्यू डिफर कर गई, तो बताती हूँ फिनोल्स में क्या होता है। फिनोल में देखो हमारे पास
कार्बन है, यहां बनाती हूँ, कार्बन है, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, है ना। तो अब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर के प्रेजेंट होने के कारण कार्बन एंड ऑक्सीजन में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो अब ये देखो, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, अगर डबल पेयर की बात भी ना करें अगर हम, तो बेसिकली इसमें जो ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है, इन दोनों बॉन्ड पेयर्स में क्या होती है, आपस में रिपल्शंस ज्यादा होती है। बॉन्ड पेयर की रिपल्शंस जो है वो लोन पेयर की रिपल्शन से ज्यादा हो जाती हैं। समझाऊं इसे, देखो अब देखो, अभी भी हमारे लोन पेयर यही है, इस फिगर में देखो, ये लोन पेयर यही है, और बॉन्ड पेयर क्या है, ये है कार्बन ऑक्सीजन का, और ये वाला है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ये एंगल ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। बट ये क्या कह रहा है, ये कहता कि जो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है ना, ये और भी ज्यादा हैं लोन पेयर की रिपल्शन के। मतलब लोन पेयर की रिपल्शन से बॉन्ड पेयर की रिपल्शन जो है वो ज्यादा है, जिसके कारण एंगल क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, और इंक्रीज कर जाता है। बल्कि उस पेयर में सिर्फ लोन पेयर की रिपल्शन हो रही थी, ये लोन पेयर की रिपल्शन होगी, लोन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे आ गए। बट हमारे केस में बॉन्ड पेयर ने इस दूरी को और बढ़ा देगा, और बाद में चाहे वो आधा उस पर ओवरलैप ही क्यों ना कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड यू कैन रीड इट ओवर हियर एज वेल, आई एम शोइंग इट। देखो, as in phenols, there is a partial double bond character between carbon and oxygen due to the presence of lone pair on oxygen. Due to this, bond pair repulsions become greater than lone pair repulsions, and hence the angle increases. तो इसलिए एंगल क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। In alcohols, there is no such double bond character between carbon and oxygen. Hence, lone pair repulsion overpower and decrease the bond. लोन पेयर की रिपल्शन एंगल को क्या करती है, और बाद में डिक्रीज करती है अल्कोहल के केस में। तो अल्कोहल के केस में लोन पेयर की रिपल्शन होती हैं, फिनोल्स के केस में ज्यादा बॉन्ड पेयर की होती है, जिसके कारण एंगल बेसिकली ये एंगल एक्सटेंड कर गया, ठीक है। फिनोल्स में ये एंगल एक्सटेंड कर जाता है, अल्कोहल्स में इन दोनों के बीच में सिर्फ रिपल्शन ही तो है, सिर्फ इन दोनों की रिपल्शन है, और बल्कि फिनोल्स में इन दोनों की भी रिपल्शन है, तो इन दोनों की रिपल्शन के कारण एंगल बढ़ गया, ठीक है। इन दोनों की रिपल्शन तो थी ही, बट इन दोनों की रिपल्शन ज्यादा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एंगल बढ़ जाएगा सिर्फ इसकी और इसकी रिपल्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल डिस्कस हो गया। अब आते हैं बॉन्ड लेंथ पे। सबसे इजी बॉन्ड लेंथ ये देखो, यहाँ मेरे पास कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बल्कि अल्कोहल्स में नहीं है। तो हम सब ये बात जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड लंबा सा होता है, सॉरी, सिंगल बॉन्ड लंबा सा बॉन्ड है, उससे छोटा बॉन्ड आता है पार्शियल डबल बॉन्ड, उससे छोटा बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, और उससे छोटा बॉन्ड आएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, छोटू सा होता है, ठीक है। ये बात हम सब जानते हैं। तो बस इसी रीजन के कारण कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ फिनोल इट इज 136 पिकोमीटर, वेयर एज इन केस ऑफ एल्कोहल इट इज 142। तो एंड फिनोल में मैं कंसीडर कर रही हूँ हमारा बेसिक फिनोल, एंड एल्कोहल में कंसीडर कर रही हूँ मैं मिथेनॉल, ठीक है। तो देखो, फिनोल में वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आने के कारण बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, पोलैरिटी पे, ठीक है। पोलैरिटी के लिए मैं एक फिगर बना रही हूं यहां पे, ठीक है। अच्छा देखो, मेरे पास यहाँ पे लगा है CH3 ग्रुप। तो CH3 ग्रुप आइदर इट इज इलेक्ट्रॉन, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। बल्कि हमारा जो ये बेंजीन है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। इतनी सी बात समझ आई? तो बेसिक डिफरेंस है इनमें ये। अब आगे की बात समझते हैं। कहते देखो, हमें ये पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। डेल्टा नेगेटिव अगर हम चढ़ाएं तो वो ऑक्सीजन पे, एंड कार्बन पे डेल पॉजिटिव। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव CNH COH में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन आता है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है।
बाकियों पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट। तो अब देखो यहां पर CH3 हमें इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है उसका जो डेल नेगेटिव है उसे वो बड़ा नहीं हो गया, ठीक है ना। देखो मैं ऑलरेडी नेगेटिव थी, मेरे को बाहर से और नेगेटिव चार्ज मतलब और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो मैं और ज्यादा मेरा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। वेयर एज इस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, कि क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां लगा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां लगने के कारण यहां जो मेरा नेगेटिव चार्ज था ना यार, वो तो मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप साथ लेके जा रहा है, जिसके कारण मेरा जो नेगेटिव चार्ज हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखो साफ साफ पोलैरिटी का डिफरेंस बताओ, मतलब सिर्फ ये बताओ कि ज्यादा पोलर कौन होगा। देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई है, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। और इस केस में क्या है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव, ये थोड़ा सा पॉजिटिव और ये थोड़ा सा नेगेटिव। मैंने इसको थोड़ा एक सिर्फ डिपिक्शन के लिए बताया, ऐसा होता नहीं है, मैंने बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बताया है। तो देखो ज्यादा पोलर कौन है, ये, तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा होती है, अल्कोहल्स की एज कंपेयर टू फिनोल्स। तो यहां पे हमारे खत्म हो जाते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आ गया क्वेश्चन, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ड्रॉ, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू राइट, मीन्स इंग्लिश में इसको सब लिख देना, एंड इसके बाद आपको ये 3 पॉइंट्स को डिस्कस करके आना है, राइट। तो दिस इज फॉर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, वन बाय वन एकदम इजी से शुरू करेंगे, एंड लास्ट में एक आध का मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट होता है फिर वहां तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहला मेथड ऑफ फॉर्मेशन में हमारा पहला मेथड आता है, आई एम राइटिंग दिस मेथड्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट ओवर देयर। नंबर 1 इज alkali fusion of सल्फोनेट्स, और इसका एक और नाम है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा धीरे धीरे टर्म्स को समझते हैं। एल्कली फ्यूजन का क्या मतलब है कि हमने एक एल्कली लेना है। एल्कली कौन होते हैं, ग्रुप 1 वाले हमारे पास, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उनको हमने फ्यूजन कराना है। किसका, एल्कली फ्यूजन किसका कराना है, सल्फोनेट्स का। किसका करा रहे हैं, सल्फोनेट्स का, ठीक है। अच्छा तो एल्कली फ्यूजन कराना है हमने सल्फोनेट्स का, या फिर इस मेथड को और क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से इसको फॉर्मेशन करानी, किसकी, हमारी फिनोल्स की, ठीक है। इस मेथड से शुरुआत करते हैं। अच्छा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मैंने वर्ड लिखा है तो पता होना चाहिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड कौन होता है, तो बता देती हूँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है। बेंजीन होगा फॉर श्योर, एंड उसके ऊपर क्या लगा है हमारा SO3H, क्या लगा है हमारा SO3H। तो बेंजीन जिसके ऊपर SO3H लगा है दैट इज बेसिकली योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला फॉर सल्फोनिक एसिड ना। देखो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है दैट इज H2SO4, उसमें से एक OH एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो SO3H बचता है, राइट। तो दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इससे हमने क्या बनाना है, इससे हम बनाएंगे फिनोल, ठीक है। तो अच्छा पहला क्वेश्चन सब पूछ लेते हैं कि भाई ये कहां से आया, राइट। तो इसको बनाने के लिए हम एक सिंपल बेंजीन लेंगे, उसमें ओलियम डालेंगे, जिसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आ गया, ओलियम क्या था, have read it, have studied about it, but have forgotten about it as well. So this is oleum क्या होता है, it is H2S2O7 and let me draw its structure as well. एक S है दूसरा S है, दोनों ने हैंड्स पकड़ रखे हैं, एक एक हैंड, तो वहां जहां हैंड शेक किया वहां O है, like this। एक एक हैंड दोनों का एम्प्टी है,
जहां पे हमने OH OH लगा दिए हैं। अब दोनों सल्फर पे ऊपर नीचे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगे हैं। तो टोटल ऑफ 7 ऑक्सीजन, 2 सल्फर्स, 2 हाइड्रोजन से हमारा क्या बनता है, ओलियम। तो हमने ओलियम को बेंजीन पे डाला और हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में हम सबसे ज्यादा क्या यूज करने वाले हैं, NaOH। एल्किली फ्यूजन कराना था ना, तो इसलिए हमने इसमें क्या डाला है, NaOH। अच्छा, बड़े ध्यान से मैं सब चीजें समझाती जाऊंगी, देखो क्या हो रहा है। पहले आगे क्या बनेगा मैं वो बता देती हूं। देखो SO3H था हमारे पास, हमने जब उसमें NaOH डाला तो H की पोजीशन Na ले लेता है एंड क्या बाहर लिबरेट होता है, H2O। बाहर क्या जा रहा है, H2O। इसे मैं सिंप्लीफाइड कर दूं तो ये कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे, तो यस ऐसे ड्रॉ कर सकते ना, इसे ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें ONH है, ठीक है। हमारे पास H2O जो होता है, सॉरी OH जो यहाँ है, ये मेरे पास Na का पॉजिटिव है, OH का क्या है, नेगेटिव। Na पॉजिटिव, OH का नेगेटिव। अब क्या होगा, जहां ये अगर मैं ये OH का बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ, नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन क्या है बेचारा, पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। अगर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये OH उस हाइड्रोजन को उड़ाकर ले जाएगा अपने पास, जिससे क्या बन जाएगा, वाटर। और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर मैं इसका अगला स्टेप लिखती हूँ तो ये बनता है O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो ये OH नेगेटिव जो है ये Na को ले जाएगा, सॉरी OH नेगेटिव H पॉजिटिव को ले जाएगा एंड ये O नेगेटिव हमारे Na को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण वाटर निकल गया HO, तो H2O निकल गया और यहां पर हाइड्रोजन की जगह पे कौन आके लग गया, Na। ठीक है, इतना क्लियर है। बस हमने क्या किया, हमने सल्फोनिक एसिड लिया है, उसमें हमने NaOH डाला, जिसके कारण H की जगह पे Na लग गया। ठीक, अब हम इसमें फिर से, मैंने बोला ना इसमें हम NaOH यूज करेंगे ज्यादा, फिर से NaOH डालेंगे। क्योंकि देखो यार, मैं सिंपल सी बात बताऊं, हम सल्फोनिक एसिड लेते हैं ना, उसके बाद हमने सोल्यूशन में, जब हम इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उसमें ऑलरेडी NaOH डाल देते हैं। अब वो NaOH पहली बार मतलब थोड़ा सा NaOH उससे लगा तो एक बार ये बन गया, 2 मोल लगे तो वो और चेंजेस आएंगे, तो ऐसे इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी पड़ा है, हमने इसमें कि 2 NaOH डालो, इसमें 1 NaOH डालो, ऐसा नहीं है, ये अपने आप हो रहा है। तो ये स्टेप है फ्यूजन का स्टेप, यहाँ क्या होगी, फ्यूजन होगी। अब यहाँ देखो क्या क्या निकलेगा बाहर, तो मैं समझाती हूँ। पहले अगला स्टेप लिख दूं, अगला अब देखो जरा क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा देखो हुआ क्या क्या, जब मैंने इसमें 2 NaOH डाला तो एक Na तो यहां मेंटेन रहा है, लेकिन यहाँ 2 Na था, जिसके कारण हमारा Na2 इस SO3 के साथ अब भाग गया। तो क्या बन गया, या ऐसे ले लो, Na2 एक ऑक्सीजन और यहां से हमारे पास क्या आ गया, SO2, तो कुल मिलाकर SO3 आ गया। तो Na2SO3 कुल मिलाकर हमारा बाहर निकल रहा है, करेक्ट। अच्छा देखो यहां पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन थे, 2। ठीक है, अभी 2 के 2 मेंटेन्ड है। अगर हम ये माने थे SO3 यहां से गया, ये 2 Na गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आते हैं, जिनमें से एक लग गया एंड एक रह गया, एक H भी रहता है। ठीक है, एंड यहाँ हमने 2 Na डाले थे, वो यहाँ चले गए हैं, तो कुल मिलाकर H2O निकल गया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव रह गया। उसमें हमने फिर से पानी डालेंगे। देखो आगे भी हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन में आगे भी करेंगे, हमारा जब भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, आइदर विल ऐड वाटर टू इट और विल ऐड HCl टू इट। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई। देखो जब हम वाटर डालते हैं, ये नहीं मेरी बेंजीन रिंग, ये लगा मेरा O नेगेटिव, ये लगा मेरा Na पॉजिटिव, मैंने वाटर डाला, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है, करेक्ट। ये OH नेगेटिव मेरे H पॉजिटिव को ले जाएगा, ये OH नेगेटिव, ये O नेगेटिव मेरे H पॉजिटिव को ले जाएगा, ये OH नेगेटिव मेरे Na को ले जाएगा। तो NaOH एक बन गया, NaOH, एंड एक ही H पॉजिटिव आके इस पे लग गया, तो ये क्या बन गया, फिनोल। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, फिनोल।
Let me repeat it in one single go. Okay, for this we need benzene sulfonic acid and that can be formed by adding oleum to benzene. बना दिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ गया, उसमें NaOH डालेंगे, SO3 एज इट इज रहेगा, H की जगह Na आ जाएगा, फिर उसमें 2 टाइम्स NaOH डालेंगे, ये फ्यूजन स्टेप है, यहाँ फ्यूजन होगा, यहाँ पर एक O के साथ Na रह जाएगा, SO2 यहां से जाएगा, एक SS यहां से आएगा, तो SO3 विद Na2 निकल गया, यहाँ बचता है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब सिर्फ अगर ऐसे देखो तो SO2 हटा दिया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव बच गया, उसको हमने वाटर ऐड किया तो OH आ गया। वही अगर हम HCl ऐड करते, यहाँ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो ले जाता तो NaCl एंड OH फिर से आ जाता ऊपर, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आए ऐड वाटर और HCl। तो ओके, सेकेंड वन इज, अच्छा सबसे पहले इसके ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में क्या है, यहाँ पे ना मैंने एक चीज मेंशन नहीं की एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, ठीक है। मतलब इसके जो मेन फ्यूजन का स्टेप है ना, एक मिनट, जहां SO3 सॉरी, जो मेन ये स्टेप है ना, यहाँ पे काफी हाई टेम्परेचर है, कितना का हाई है, 573 केल्विन टू 623 केल्विन। कहते हैं जब फ्यूजन, स्टेप ऑफ फ्यूजन में हमारी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है 573 से लेकर 623 केल्विन तक, तो कहते हैं यार ये बहुत हाई टेम्परेचर है, और जब हम इतने हाई टेम्परेचर में कोई भी कंपाउंड को बनाते हैं तो क्या बन जाते हैं, अनवांटेड साइड प्रोडक्ट्स, बिना चाहे साइड प्रोडक्ट साथ में बन जाते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी डोंट रिक्वायर, राइट। अच्छा, तो ये पहली डिसएडवांटेज आ गई कि बड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। दूसरा है कि यार ये ना हम किस चीज के, मतलब जो हमारे सल्फोनिक एसिड है, अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूटेड हो, मतलब सब्स्टिट्यूटेड हो, इसमें क्लोरीन लगा हो H की जगह, या फिर H की जगह COOH का ग्रुप लगा हो, या फिर NO2 का ग्रुप लगा हो, तब ये सारा आगे का रिएक्शन नहीं हो पाता। क्या समझ रहे हो, सल्फोनिक एसिड के Cl, COH, NO2 सब्स्टिट्यूएंट्स अगर उस पर लगे होते हैं, H की जगह अगर लगे हैं, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि यार ये आपस में उसके साथ हम जो सब सामान डाल रहे हैं उसमें आपस में खुद क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके क्या देते हैं, साइड रिएक्शंस देते हैं, रिएक्ट करके क्या देते हैं, साइड रिएक्शंस, ठीक है। तो ओके, 2 पॉइंट्स आ गए, हाई टेम्परेचर साइड प्रोडक्ट्स देते हैं, ये कंपाउंड अगर हम ये वाले सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं तो क्या देता है, साइड रिएक्शंस हो जाती है, एंड दैट्स नॉट फेवरेबल फॉर अस। क्यों, देखो अगर हम बनाना चाहते थे सिंपल नमक मिर्च की रोटी बनाना चाहते हैं, अगर हम उसमें आटे में ऑलरेडी, मतलब आटे में हम मतलब वो बेलने के बाद उसमें अजवाइन जीरा वगैरह सब डाल चुके हैं, तो इट विल नॉट टर्न आउट टू बी अ नमक मिर्ची की नॉर्मल रोटी। कुछ साइड प्रोडक्ट्स, मतलब उसमें साइड में रिएक्शन हो गया, आपने उसमें से नमक नमक के साथ में अजवाइन भी डाल दिया, जीरे भी डाल दिया, तो इट विल टर्न आउट टू बी समथिंग डिफरेंट एंड नॉट दैट नमक मिर्ची रोटी दैट वी वांटेड। क्या हुआ, हमने बीच में और अलग से अपने रिएक्शंस कर दिए, जिसके कारण हमारे साइड रिएक्शंस होने लग पड़े, और जो हमें चाहिए था वो नहीं आया, ठीक है। तो 2 डिसएडवांटेजेस हो गई इस वाले मेथड की। तो अगला मेथड करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। इजी सा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो यार इसमें सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम बना देती हूँ, तो मेरे पास एग्जाम्पल में इसी की लेती हूँ। ये है मेरा बेंजीन, इस पे लगा है N2Cl, तो दिस इज बेसिकली माय बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम मतलब N2 एंड क्लोराइड Cl, तो डाइजोनियम रेफर्स टू N2O है, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब इसकी क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराना मतलब पानी डालो, एड वाटर टू इट। तो होगा क्या, हमने जब वाटर डाला ना, हम तो साथ में इसकी क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, एंड हम साथ में क्या कर रहे हैं, हीट। देखो क्या क्या चीजें की हैं, मैंने वाटर ऐड किया है, एक मैंने इसमें माइल्ड एसिड डाला है, माइल्ड
नॉट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट माइल्ड एसिड, मैंने डाइल्यूटेड फॉर्म का एसिड डाला है एंड साथ में इसी कर दिया है हीट। अब होगा क्या, देखो अगर ध्यान से देखें ये वाला, लेट मी यूज दिस, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन वो ले गया, यहाँ पे आया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। हमने इसमें डाला H2O, फिर से वही OH नेगेटिव इस पॉजिटिव वाले की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, हम कह सकते हैं, देखो मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाती हूँ, देन यू विल एबल टू नो। OH इसके ऊपर लग गया ग्रुप, एक HCl निकल गया, एक N2 निकल गया। देखो हमारे पास क्या क्या हुआ है, हमने जब डायजोनियम सॉल्ट में, मतलब एक डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में वाटर को डाला और इस टाइम पे हमने इसमें बॉइलिंग H2SO4 डाले, या कह लो बॉइल H2SO4 बॉइल हो रहा था, उसमें हमने वाटर के साथ हमारा ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड डाला है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो यहाँ H पॉजिटिव था और OH नेगेटिव था, उसमें से H पॉजिटिव हमारे Cl नेगेटिव को ले जाएगा, HCl बना देगा। N और N के बीच का जो पेयर है वो हम नहीं तोड़ पाएंगे, अगर हम तोड़ पाते ना तो यहाँ से ये N निकल जाना चाहिए था और यहाँ N के साथ क्या आता, OH, जैसे मैं बोल रही थी यहाँ पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, उसके साथ आ जाना चाहिए था, बट हम N ट्रिपल बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, दो ये फिर ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड एज इट इज N2 साइड हो जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह पे जब ये जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छूट जाएगा, तो दैट इज OH नेगेटिव यहाँ आएगा, ठीक है। OH नेगेटिव यहाँ लगेगा। तो देखो मेरे पास है N2Cl है, मैंने वाटर डाला, डायल्यूटेड H2SO4 डाला, हीट किया है सारे को, तो यहाँ पे सब कुछ ऊपर का उड़ गया, वहां पे OH रह गया, HCl एंड N2, ठीक है। देखो अब इसके बाद हम करते हैं अगला केस। अगला है हमारे पास फ्रॉम हेलोअरीन्स, फ्रॉम हेलोअरीन्स। अच्छा हेलोअरीन्स क्या होते हैं, हेलो का मतलब हेलोजेंस, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, राइट। एंड अरीन्स का मतलब फिर से हमारी यही चेन, मतलब हमारे ये एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो चलो, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लोरीन लगाया है, ऑलराइट। अब मैं यहां से ना फिनोल्स तक पहुंचूंगी, सो लेट्स सी कैसे होगा ये सारा का सारा। तो देखो यार ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिस इज डाउस प्रोसेस एंड ये प्रोसेस हम +1 +2 में भी कर चुके हैं, तो इट इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ इट ओवर हियर एज वेल। देखो क्या करना है, हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, इसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स है ना, इट इज नेसेसरी, इसको एज इज यू कैन मेमोराइज। क्या डाला है हमने, क्लोरोबेंजीन में हमने NaOH डाला है ट्वाइस। अच्छा इसके बाद इट्स अ 3 स्टेप रिएक्शन ओनली, ठीक है, ज्यादा कुछ क्या नहीं है। यहां पे हमने इसमें क्या देना होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों देने होते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पे 623 केल्विन जाता है, प्रेशर यहाँ पे 320 या 300 से 320 बेसिकली, तो मैं लिख देती हूँ इसमें 300 ATM प्रेशर जाता है। अच्छा देखो, और यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा तो क्या डालू कि OH आएगा, आई टोल्ड यू ट्वाइस बिफोर, या तो HCl या फिर H2O, राइट। चलो अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्या डाला है, ट्वाइस Na, मतलब 2 Na डाले हैं जिनमें से एक यूज हो गया, मतलब एक Na बाहर जाने वाला है, Cl भी नहीं रहा, मतलब NaCl बन के बाहर चला गया। इसके अलावा मेरे पास 2 हाइड्रोजन्स थे जिनमें से एक भी यूज नहीं हुआ, मतलब एक H2 जाएगा बाहर, 2 ऑक्सीजन थे जिनमें से एक यूज हो गया, एक रह गया, मतलब दिस, ये कंप्लीट हुआ। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ मैंने इसमें HCl डाला है, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl बन जाएगा, Na पॉजिटिव था Cl नेगेटिव था, तो NaCl बाहर निकल गया, H ऊपर जाके लग गया। तो देखो ये स्टेप, यस आई हैव रिटन इट ओवर हियर एज वेल, ठीक है। मैं आपको इसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप समझा भी देती हूँ कैसे आएगा, ये देख लिया ये आपने। अब जरा यहाँ ध्यान देना, मैं इसको फिर से लिख ही देती हूँ, इट विल बी बेटर, होप इट्स विजिबल, या तो ओके, ठीक है। ये मेरी बेंजीन बना दी मैंने, यहाँ क्या लगा है, क्लोरीन। अच्छा ये आपको इतनी सी बात पता है, यहाँ जिसपे क्लोरीन लगा है वहां वाले पे हाइड्रोजन नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि नहीं तो वो 5वां बॉन्ड बन गया ना। ये कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ बन रखे कार्बन, इस वाले कार्बन के साथ। ये वाला जो कार्बन है, आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर स्केच पेन। यहाँ मेरे पास जो कार्बन है उसका ये वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स हैं और इस वाले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए और चौथा बॉन्ड उसका क्लोरीन के साथ है। समझ आ गई इतनी सी बात? ये वाला जो कार्बन है उसका 1 बॉन्ड यहाँ है, 2 बॉन्ड्स यहाँ है, तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ होगा। इसमें कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे होगा क्या। हमारा जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन को हम बेस्ट लिविंग ग्रुप्स में मानते हैं, मतलब बड़े नाम से छोड़ के चला जाता है। जाएगा कैसे? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्लोरीन चला जाता है। अब क्लोरीन यहां से चला गया तो यहां पर अगर हम कार्बन को अब ऐसे देखें तो ये कार्बन आपको नहीं लगा ये इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रहेगी, सिर्फ 3 है। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? ये हाइड्रोजन भी अच्छा भला मानस है, ये अपने बॉन्ड को, ये वाला जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहां शिफ्ट कर देगा। समझे? क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये हाइड्रोजन भी जाएगा और यहाँ पे क्या दे जाएगा? अपना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे जाएगा, जिसके कारण 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी थे, तो यहाँ क्या बनेंगे? 3 बॉन्ड्स आ जाएंगे, 1 2 एंड लाइक दिस। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि देखो यार यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक एक्स्ट्रा एडिशनल बॉन्ड है बाहर से आ रखा, और इसे हम पता क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेंजाइन। ठीक है, अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना ये टूटेगा, क्योंकि ये हमारी अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को टूटना है। ट्रिपल बॉन्ड ना या 2 तरीके से टूट सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे जाए, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है ना ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर चले जाएंगे या नीचे चले जाए, तो किसी भी एक तरफ तोड़ दो। मान लो यहाँ तोड़ दिया, जब मैंने यहाँ तोड़ा तो बड़े ध्यान से सोचो, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चला गया, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, तो इस वाले कार्बन पे क्या चढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड C के इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे चले गए, तो ये बाद में क्या बन गया? करेक्ट। तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा OH नेगेटिव ग्रुप आकर इस पे क्या करेगा? अटैक, जिसके कारण ये बन जाएगा हमारा और यहाँ पे सॉरी एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव छोड़ गया था ना और यहाँ पे अभी हम कुछ लगाया नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये स्टेप पे यहाँ स्टेप्स तक आए कैसे हैं? हमने यहाँ पे डाला NaOH, हमने हीट दिया, हमने प्रेशर दिया, HCl इस टाइम पे यहाँ से लिबरेट हो गया, HCl यहाँ से लिबरेट हो गया और हमारा बेंजाइन बन गया। फिर हमने उसमें NaOH डाला था, जिसका OH नेगेटिव आकर यहाँ लगा है। हमने देखो कुल मिलाकर कितने NO डाले थे? 2 NaOH डाले थे, मतलब 2 Na लगे थे ना। ओके, तो उनमें से जो पहले वाला है वो तो यहाँ यूज हो गया। अब जो दूसरा हमारा NaOH लगाया है उसमें से OH नेगेटिव यहाँ पर इस तरह ऐड हो जाएगा। एक OH नेगेटिव लग गया, अब बचा क्या हमारे पास? एक Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों को यूज करना था, मैंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। पहले OH नेगेटिव हमारे बेंजाइन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ये देगा, ठीक है, एंड फिर उस पर हम Na पॉजिटिव को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये है हमारे पास, देखो यहां पर हमारा एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव है, अच्छा बोला सा, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड तोड़ देगा। ये हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, कहते हैं ये बॉन्ड तोड़ देगा। बॉन्ड तोड़कर यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब एक हिसाब से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ देगा। H क्या बन गया? पॉजिटिव, और H पॉजिटिव जाकर यहाँ लग जाएगा, तो लग गया यहाँ पे H पॉजिटिव लग गया, तो ये नेगेटिव चार्ज हमारा कंपेंसेट कर दिया इसने। अब हमारे पास O नेगेटिव बचा है, ये O नेगेटिव पे कौन आएगा? Na पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ H था, सब कुछ सही हो गया। यहां से फिनोल तक पहुंचने का सफर सिर्फ एक HCl करवा देता है, तो डाल दो HCl और बड़े आराम से यहाँ पे OH लग जाएगा। ठीक है, डाउस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म बहुत कम ही पूछा जाता है, तो मैंने फिर भी बता दिया मैकेनिज्म क्या है, तो मेन आपको ये याद रखना है। ठीक है, +1 +2 में भी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डाउस प्रोसेस, तो +1 +2 में भी डाउस प्रोसेस के मैकेनिज्म नहीं आता, बट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको एक बार पता होना चाहिए, इट्स बेटर।
कैसे हुआ ये सारा प्रोसेस। अच्छा देखो, क्लोरीन है, अच्छा वाला क्लोरीन लगाया है एक बेंजीन के ऊपर, 2NaOH डाला मैंने, टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया है, क्लोरीन हट जाएगा, ONA लग जाएगा, उसके बाद मैंने उसमें HCl डाल के काम खत्म किया है। ठीक है, ये मेरा सिंपल सी बात थी। अब आगे आते हैं। अब मेरे पास आगे क्या पड़ा है, आगे मेरे पास है दिस, चौथा रिएक्शन। चौथा रिएक्शन मेरे पास क्या है, मेरे पास है बाय डीकार्बोक्सिलेशन, बाय डीकार्बोक्सिलेशन, मैंने इसको तोड़ तोड़ के क्यों बोला मैं बताती हूँ अभी, ऑफ फिनोलिक एसिड्स। अच्छा देखो, हमने क्या लिया, फिनोलिक एसिड लिया है, ठीक है, तो क्या ले लें, सैलिसिलिक एसिड ले लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, हमारा एक फिनोल होगा, ठीक है, उसपे एडजेसेंट COH लगा, इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो हमारा सैलिसिलिक एसिड को हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, तो ये एक सबका फिनोलिक एसिड है। अब इसमें करनी क्या है, क्या कहा है इन्होंने, बड़े ध्यान से सुनो, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब डी का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन हमने करना है इसके अंदर, मतलब कार्बन को हटाएंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे। तो अब हम ले रहे हैं फिनोलिक एसिड लिया है, तो हमने इट्स नॉट नेसेसरी कि हम पूरा इसी को उठा ले, तो मैं इसके अंदर ले रही हूं सोडियम सैलिसिलेट, मतलब मेरे हाइड्रोजन की जगह क्या है, यहाँ पे सोडियम लगा, तो इसे हम कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, इजी। अब इसमें भी सिंपल 2NaOH फिर से डालेंगे, 2NaOH डालने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगा। वेरी इजी रिएक्शन। ठीक है, अगेन टू स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या किया, हमने लिया है सोडियम सैलिसिलेट, उसमें हमने डाला है 2NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, डाला है एंड हीट भी देंगे, तो होगा क्या, देखो हमारे पास 2 Na है, दैट इज Na2, और यहां से CO और एक यहाँ का Na, मतलब एक यहां से Na के साथ वाला O, मतलब कुल मिला के Na2 COO एंड 1O, मतलब CO3 निकल गया। यहां क्या बच गया, H 2H एंड 1 सिंगल O, दैट इज H2O निकल गया। ठीक है, और इस स्टेप में NaCl निकलता है बाहर। ओके, तो ये आपका मेथड नंबर 4 था आई गेस। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है, उसके बाद मैं क्यूमीन वाले मेथड पे आती हूँ। तो अगला मेथड हमारे पास देखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, होप दिस इज क्लियर। ओके, ठीक है, देखो व्हेन ऑक्सीजन इज बबल्ड थ्रू सोल्यूशन ऑफ एन अराइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या मतलब हुआ, अराइल का मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग, मैग्नीशियम एंड एन हैलाइड। ठीक है, कहते हैं जब इसमें से हम ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या होता है, इट गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट, एक एडिशन प्रोडक्ट देता है जिसके हाइड्रोलिसिस कराकर हमें क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। तो देखो बड़े ध्यान से, एरोमेटिक रिंग के ऊपर MgBr लगा है, ठीक है, उसकी मैंने उसकी क्या करा दी, ऑक्सीडेशन करा दी, मैंने उसको ऑक्सीजन ऐड ऑन कर दिया, उसमें हाफ O2 ऐड किया है। तो देखो क्या होगा, यहां पे हमारे पास, इसको यहां लिख देती हूँ, देखो ऐसे लिख सकते हो कि अराइल लगा है, एक मैग्नीशियम लगा है, फिर ब्रोमाइड लगा है। अच्छा, आपको ये बात पता है, R या AR ग्रुप्स में अगर R के साथ में X लगा हो और R के साथ में M लगा हो, तो इसके दो अलग अलग बिहेवियर होते हैं। जब X लगा हो, क्योंकि X जो है मतलब हमारा जो भी हैलाइड होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो R जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, वेयर एज मेटल जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो R नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, अराइल के केस में भी सेम है, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने क्या किया, इसमें हमने ऐड किया है हाफ O2, मतलब कुल मिलाकर O ऐड किया है। तो ये अराइल और मैग्नीशियम के बीच में ये एक एज अ लिंक ऐड करेगा, कैसे, अराइल ऑक्सीजन MgBr, देखो यहां आपको दिख रहा है, अराइल है, ऊपर ऑक्सीजन लगा है, फिर Mg है और फिर Br है, फिर वंस अगेन
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। मैंने इसमें क्या डाला है, H2O, मतलब H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो एक ग्रुप ये बन गया और दूसरा H पॉजिटिव इसके साथ लग गया, तो ये बन गया अराइल पे OH, Mg के साथ एक OH एंड एक Br। सो दिस वाज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स से ये ऐसे आता है, तो आपको पता है इसको एक दो बार आप लिख के खुद हाथ से देखोगे, देन यू विल एबल टू नो कि हाँ भाई आप इसे बना सकते हैं। आपको पता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बहुत ही कम आते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम, शो द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम फिनोलिक एसिड, या ऐसे ऐसे कुछ एसिड डायरेक्ट आता नहीं है। उसमें आपको दे विल बी गिवन, यू विल बी गिवन विद इक्वेशंस, उनको कंप्लीट करना होता है। तो अगर आपने इसको बहुत बार सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा इसमें आगे कौन सा स्टेप लगना है। अच्छा, अब आते हैं इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पे इनफैक्ट, तो ये है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। किससे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल का क्या मतलब है? आइसो का मतलब है दोनों तरफ सेम, ठीक है, आइडेंटिकल। तो आइसोप्रोपाइल जिसमें हम यूज करेंगे, देखो आइसोप्रोपाइल कैसे होता है, ये कार्बन है, इसके दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल। कहता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हम क्या बनाएंगे? फिनोल्स बनाएंगे। तो देखो बड़े ध्यान से, इसकी लाइन बड़ी अच्छी है, आई लाइक इट। फिनोल इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम क्यूमीन विच इन टर्न इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। तो इतनी सी बात को उसको तोड़ दे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन मतलब सबसे पहले क्या करेंगे? बेंजीन लेंगे, उसकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। क्या होता है? एल्काइलेशन के अंदर हम एक R ग्रुप को एक R या AR ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट लगा देते हैं, मतलब RH वाला ग्रुप होता है से RR डैश वाला ग्रुप बन जाता है, या RH वाले ग्रुप से RAR वाला बन जाता है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो ये मेरा R ग्रुप है, ये मेरा H है, इस H को हटाकर मैं दूसरा R ग्रुप लगा दूं, या फिर उसकी जगह मैं AR ग्रुप लगा दूं, मतलब ठीक है ना। तो ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और वहीं अगर इसके ऊपर इस हमारे R ग्रुप के साथ डायरेक्टली AR लगने की जगह बीच में एक CO का कंजम्पशन आ जाता, तो वो बन जाता है एसाइलेशन। अभी हम यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को देखते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास ये रही मेरी बेंजीन रिंग, मैंने उसमें प्रोपेन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराई है। अब जब मैंने इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराई, तो देखो बड़े ध्यान से मैं चीज समझाती हूँ। मार्कोनिकल रूल याद है सबको? इट इज CH3 है, मेरे पास CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो देखो अब इसमें मैंने ऐड करने जा रही हूं, एक H ऐड होगा, ठीक है। मार्कोनिकल रूल को एकदम बेसिक सा बता रही, इसमें H ऐड होने वाला है। जब इसमें H ऐड होगा तो देखो मार्कोनिकल रूल कहता है H वहां जाएगा जहां ऑलरेडी H ज्यादा है, H वहां जाएगा जहां ऑलरेडी H ज्यादा है, मतलब H यहां जाएगा CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3 ये बन जाएगा, हाँ जी। तो देखो और ये उठ के ये वाला ग्रुप हमारे एराइल पे लगेगा, मतलब हमारे एरोमेटिक ग्रुप पे लगेगा। देखो दिस इज बेंजीन, दिस इज प्रोपेन, एंड बाय एडिंग फोस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। देखो यहाँ हमारा फोस्फोरिक एसिड डालने का मेन रीजन पीछे क्या है, हमें यहाँ से H पॉजिटिव चाहिएगा। आगे मैं बताऊंगी क्यों चाहिएगा, इसके मैकेनिज्म भी हम करेंगे। तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव चाहिए, इसलिए H3PO3 डाला है, टेम्परेचर एंड प्रेशर लगाया है। यू कैन राइट, यू कैन ऑलवेज इफ यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर द राउस प्रोसेस, उसमें याद रखो एक ही टेम्परेचर एक ही प्रेशर है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, एक हीट लगा दो, प्रेशर लगा दो, नहीं याद है तो बस इतना लिख दो। अब आगे है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराई, सारा ग्रुप उठ के CH3 वाला, देखो CH3 यहाँ पे CH है, ये पूरा का पूरा किस पे लग गया, हमारे बेंजीन पे लग गया, ठीक है। तो ये जो है ना इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी महाशय का नाम है क्यूमीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी क्या करानी है, यहाँ पे हमने वर्ड आगे अच्छा पढ़ना है क्या आगे, हाँ जी। दिस अपॉन एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन मतलब हवा में ऑक्सीडेशन कराकर फॉर्म्स क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अच्छा हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होता है, ROOH, ठीक है। हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होता है, ROOH। तो ये क्या बना देगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यों, इसमें दो ऑक्सीजन यहाँ पे इस स्टेप पे ना, इस वाले स्टेप में देखो बीच में दो ऑक्सीजन ऐड हो गए, ये हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, ठीक है। तो बन गया
यहाँ पे हमने O2 ऐड किया, यहाँ पे लग गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस कराई, मतलब वाटर ऐड करते गए, उसमें हाइड्रोलिसिस कराई है, एंड हाइड्रोलिसिस कराकर ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म करते हैं, ये स्टेप्स और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। मैकेनिज्म से शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले मैकेनिज्म में देखो कुल मिलाकर ना 3 तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। सबसे पहले पहला रिएक्शन को ही पढ़ते हैं। कहता देखो हमने पहले स्टेप में क्या डाला है, H3PO4। कहता जब हमने H3PO4 डाला है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव एंड जो बच गया रेस्ट ऑफ द ग्रुप OPO3H2 नेगेटिव। कैसे, देखो एक H जाने के बाद यहाँ H2 बचेगा, PO4 बचना था तो इसे OPO3 लिख सकते हैं एंड विद नेगेटिव साइन। ठीक है, H पॉजिटिव एंड OPO3H2 नेगेटिव, ये बन गया। अब देखो बाकी से हमारे कोई लेना देना नहीं है, हमें सारा लेना देना किससे है, इस H पॉजिटिव से। प्रोपीन था, H पॉजिटिव ऐड करेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, उस टाइम पे डबल बॉन्ड टूटेगा, जहां नेगेटिव साइन जाएगा वहां एक H लग जाएगा और कुल मिलाकर आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन बनेगा, जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, किसकी, मतलब बेंजीन पे हम क्या डाल रहे हैं, ये। अच्छा देखो इसमें पॉजिटिव साइन है, ठीक है, एंड ओके इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव साइड इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ही। देखो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब नेगेटिव चार्ज लविंग, तो ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है। ठीक है, हमने बेंजीन पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाई। अब देखना जरा, हाँ जी, तो यहां देखते हैं, ये हमारा अच्छा खासा बेंजीन था। ठीक है, अब इस बेंजीन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस बेंजीन में हमारे एक पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, हर जगह लगा है, यहां पे भी लगा, यहां पे भी लगा। ठीक है, इस पोजीशन की बात करिए, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा था, इसी पोजीशन पे ऊपर से आके एक CH3 ट्वाइस CH का ग्रुप लग गया। ठीक है, तो हम इस CH से अटैच्ड है बेसिकली। ठीक है, तो यू ऑल नो कि कार्बन, ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे, 2 3 4 5, तो ऐसे हो नहीं सकते, मतलब ये डबल बॉन्ड फॉर द टाइमिंग हट जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये आएगा हमारे पास CH3 ट्वाइस CH, दिस विल बी कनेक्टेड विद दिस लाइक दैट एंड यस, ऐसे बन गया। तो देखो यही बनाया है यहाँ पे भी। अच्छा, ये जो था हमारा पॉजिटिव वाला साइड डालने के बाद, अब इसमें जो नेगेटिव साइड था वो एक्ट करेगा, ये H को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, मतलब जो ये वाला H है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा जब भी कहीं डबल बॉन्ड चाहिए, जब भी कहीं से डबल बॉन्ड निकालना है, मतलब कोई भी ऐसे काम है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है या नेगेटिव चार्ज हटाना है, तो हाइड्रोजन अपना काम कर देता है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे जाएगा और चला जाएगा, यहां से किसके साथ चला जाएगा, OPO3H2 नेगेटिव वाले के साथ चला गया, तो मतलब कुल मिलाकर H3PO4 बाहर निकल गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस से मेंटेन हो गया और ये बन गया आपका क्यूमीन। तो स्टेप नंबर 1 इज द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन बाय यूजिंग फोस्फोरिक एसिड। तो पूरा फोस्फोरिक एसिड हमारा यहाँ पे यूज हो गया। प्रोपीन में H पॉजिटिव डाला, यहाँ पे कार्बोकटायन बनाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराई, H यहाँ पे छोड़ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड को फॉर्म कर देगा और ये बड़े आराम से इसको 2 लगे हुए थे CH3 ग्रुप, हम इनको आराम से लिख दिया, क्यूमीन बन गया। अब आते हैं द सेकेंड रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ क्यूमीन इनटू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यही पढ़ा था, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाना है कैसे, ऑक्सीजन को डाल के। अब देखो ये वाला जो रिएक्शन है इसके 2 स्टेप्स है। देखो एक है इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्टिंग, प्रोपगेशन मतलब रिएक्शन को आगे प्रोपगेट कराना, कंटिन्यू कराना। ठीक है, तो देखो जरा इनिशिएशन कैसे हो रही है। हमारे पास ये जो पूरा है, अगर ये ऐसे होता, बेंजीन होता तो क्या होता, ये 3C6H6, बट यहाँ पे तो बना एक H लूज हो गया ना, तो ये बन गया C6H5। उसके ऊपर एक C लगा है, वो C के साथ में एक H है, एक CH3 इस तरफ, एक CH3 इस तरफ, ऐसा ही तो है ये, सेम टू सेम। अब हमने क्या किया, इसमें इनिशिएटर डाला है। ठीक है, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन कराएंगे हम। इसमें क्या किया है, हमने रेडिकल इनिशिएटर से हमने रिएक्शन को इनिशिएट कराया है।
ठीक है, यहाँ पे ये चीज है, ये रिमेम्बरिंग स्टेप भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो रेडिकल इंडिकेटर की प्रेजेंस में हमने इसकी ऑटो ऑक्सीडेशन कराई है। तो देखो बड़े ध्यान से देखना, ये रेडिकल ने आके हमारे एच को लेकर जाना है, मतलब कुल मिलाकर एक हिसाब से कह लो ये रेडिकल है विद नेगेटिव साइन ओवर इट, तो इसने हमारे एच पॉजिटिव को लेकर जाना है। एच पॉजिटिव तो तभी बनेगा जब एच अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। एच अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ये सी के ऊपर दे दिया, ठीक है। और ये देखो ये जो है डबल साइडेड एरो नहीं है, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं गए हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं गए, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था एच ने लौटा दिया पॉजिटिव, तो ये जो आर है वो एच है, ये दोनों साथ साथ चले जाएंगे बाहर। और कुल मिला के एच ने जो इसका एक इलेक्ट्रॉन लौटाया वो ऐसे इसमें शो कर सकते हैं हम। तो ये है 3 डिग्री का बेंजाइलिक रेडिकल। ठीक है, अच्छा देखो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डाई रेडिकल फॉर्म में ऑक्सीजन है, मतलब O2 पड़ा है, तो 2 रेडिकल हैं, दोनों के ऊपर एक एक अपने क्या है, एक कह लो इसे इलेक्ट्रॉन डॉट कह लो। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑक्सीजन आया, इसके साथ लग गया, ये वाला ऑक्सीजन ने, ये वाला ऑक्सीजन। देखो यार ये डॉट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे ना समझा करो, अगर ऐसे समझ नहीं ना आता तो देखो आई एम गोइंग टू टेल यू वन वे टू डू दिस। देखो इट इज C6H5 with C with H with CH3 and with CH3 once again। अब हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन और कार्बन का ये बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि इनिशिएटर हाइड्रोजन के पास आता है, उसको बुलाता है, हाइड्रोजन कहता है हाँ जी मैं आया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से हाइड्रोजन अपने वाला हिस्सा ही लेकर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाता है। समझ में आई बात, ये डॉट यहाँ पे क्या शो कर रही है। तो कुल मिलाकर होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन वगैरह सब समझा था। हेट्रोलिटिक का मतलब होता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पे आ जाना, होमोलिटिक होता है ऐसे तोड़ना, एक इलेक्ट्रॉन एक पे आना, एक इलेक्ट्रॉन एक पे जाना। तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बना होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमारे सी पे आ गया है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ, देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये डाई रेडिकल फॉर्म में है। ये वाले डॉट मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन ने मिलकर क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया। ये बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर एक अभी भी डॉट क्या है, एज इट इज मेंटेन्ड है। ठीक है, यहां तक स्टेप समझ आया? नहीं समझ आया तो एक बार रुको, खुद समझो एंड फिर आगे वीडियो में कंटिन्यू करो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ग्रैब। कुछ समझा मैं दूंगी, बट इसको फिर भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ये मैकेनिज्म को, अदरवाइज बाकी टॉपिक्स तो आज आपने पढ़ा, एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज कर लो। आई गेस दिस मच दैट मच विल बी इनफ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आ गया, अब हम ये यूज करेंगे और इसके साथ में हमारा ये वाला क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्यूमीन। मतलब हमने क्यूमीन लिया और जो हमारा ये ऑक्सीजन ऐड करने के बाद जो डाई रेडिकल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ऐड करने के बाद निकला वो। अब देखो इसमें क्या हुआ, फिर से हाइड्रोजन और क्यूमीन के बीच में ये फिर छोड़ के जाएगा, मतलब एक हिसाब से हम सीधा ये भी ले सकते थे बाय द वे, बट हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ दिखाना है बॉन्ड। देखो यहां हम बनाएंगे, फिर से कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए। ठीक है, और क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक, ऑक्सीजन के पास एक, हाइड्रोजन के पास एक, तो ये बन गया। देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग हो गई और टूट के यहाँ पे फिर से एक रेडिकल बन गया। ठीक है ना, मेरे बोल से यहाँ रेडिकल बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पे हम इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें हाइड्रोजन चाहिए तो इसीलिए ये किया है। तो देखो हमारे ऊपर वाले का तो समझ आ गया, नीचे वाले में देखो इनिशिएशन करने के लिए हमने क्यूमीन को ले लिया है, क्योंकि क्यूमीन बन गया अपना वहां पे ना, क्यूमीन को लिया, एक रेडिकल इनिशिएटर लगाया, जिसके कारण एच क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन सी को देगा, चला जाएगा, आर एच बाहर निकल गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया। फिर हमने डाई रेडिकल फॉर्म का ऑक्सीजन निकाला, जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग ऑक्सीजन पे पड़े हैं, इसने इसके साथ आके O बन गया, ये वाले O के ऊपर अभी भी डॉट प्रेजेंट है, ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर H यहाँ पे C को दे देगा एक इलेक्ट्रॉन C के पास, एक H के पास, H अपने वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, O अपने वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, बॉन्ड बनाएगा और यहाँ ये बच जाएगा। तो ये आपका सेकेंड रिएक्शन। द थर्ड रिएक्शन इन्वॉल्व्स एसिड कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड टू फिनोल। क्या आप देखो हमने बेसिक में यहाँ पे एसिड कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट करने वाले हैं। ठीक है, और क्यूमीन की करेंगे ना, और मतलब ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की, फिनोल और एसीटोन बचेंगे। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन, स्टेप नंबर 1, टू फॉर्म प्रोटोनेटेड क्यूमीन peroxide which loses a molecule of H2O to form immediate
हैविंग एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। इसे हम साथ साथ पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसको हम यहां से देखते हैं। देखो, isn't this क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, सेम टू सेम। उसमें हमने क्या डाला है, एक H पॉजिटिव डाला है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पड़े हैं, एक H पॉजिटिव के साथ आ गया तो ये क्या करेगा, H को अपने ऊपर ग्रैब कर लेगा। एक H था, एक और लग गया तो OH2 हो गया, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग गया, ये पॉजिटिव चार्ज का था ना, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के कारण, इसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग गया है, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया, इसमें से हमने वाटर रिमूव कर दिया। क्या रिमूव किया है, वाटर रिमूव किया है, तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड पूरा का पूरा टूट के इस पे चला जाएगा। देखो फिर से बताती हूँ, हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, H पॉजिटिव डाला तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन कभी भी अपने को पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहता, इसलिए वो बॉन्ड टूटेगा, सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, आसान भाषा में ये H2O बन जाएगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और आ गए। और H2O क्या होता है, H2O में भी आपको पता हो तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऐसे लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो H2O यहाँ से रिमूव होगा। स्टेप नंबर 1 था H पॉजिटिव ऐड करना, स्टेप नंबर 2 है H2O को रिमूव करना। H2O रिमूव होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए तो ये पॉजिटिव, तो हाँ जी ये पॉजिटिव। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ हो रहा है 1,2 फिनाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। तो देखो यहाँ पे 1,2 फिनाइल शिफ्ट कैसे हुआ, ये हमारा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 CH3C ये सब कुछ और O भी अपनी जगह पे ही है, लेकिन हमारा जो C6H5 है वो आके हमारे O पॉजिटिव के साथ लग गया। क्यों, क्योंकि O पे वापस से पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड O कैन नेवर हैव द पॉजिटिव चार्ज विद इटसेल्फ। तो अब हमारा जो O के साथ C6H5 ने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग हुई है। बॉन्डिंग होने के बाद देखो आपको बड़े ध्यान से इसको दिख रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस पे चला गया है, C पे चला गया है, ठीक है। अब बॉन्डिंग होगी, अच्छे फिर इसको इलेक्ट्रॉन वापस से मिल गए, मतलब वापस इस पे क्या आ गया, फिर से 2 लोन पेयर आ गए। अब क्या करेगा ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन अपने ये जो लोन पेयर में से ये जो एक पेयर है उसको बॉन्ड में देगा, क्यों, इसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया ऑक्सीजन, उसके नीचे 2 मतलब एक लोन पेयर शो कर रहा है। अब ऑक्सीजन ने यहाँ पे खुद के इलेक्ट्रॉन दिए थे, वापिस से वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो C था उसके ऊपर किसी और ने रिएक्ट कर दिया, मतलब H2O के इलेक्ट्रॉन ने आके ये C पे लग गए, तो देखो यहाँ पे H2O लग गया वापस से। अब H2O ने उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए थे, दांव पे लगाए थे, यहाँ ये हो गए, और ये देखो यहाँ पे से वो पॉजिटिव चार्ज था, वापस उसने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो पॉजिटिव चार्ज इसका भी हट गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बड़ा इजी सा काम बच गया है, यहाँ पर ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा, OH बच गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, OH बच गया। फिर उसमें हम H पॉजिटिव डालेंगे तो यहाँ वापस से H लग जाएगा, ठीक है, लग गया यहाँ पे H, यहाँ है HOCOH, ये वाली लाइन को देखो ध्यान से बस। अब क्या करेगा, H यहाँ से चला जाएगा और O और C के बीच में एक डबल बॉन्ड छोड़ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिनोल बन जाएगा, यहाँ एसीटोन बन जाएगा। आई नो कि ये जो थर्ड रिएक्शन था इट वॉज अ बिट मतलब लॉन्गर, जिसके कारण थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, अदरवाइज रिएक्शन 1 और 2 वर इजी, 2 बार लिखिए डन। रिएक्शन 3 को आपको 3 से 4 बार लिखना पड़ेगा, उसके स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू इट, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ है स्टेप बाय स्टेप में वो तो मैंने आपको बता दिया, बट यू हैव टू राइट इट एंड देन यू विल डू इट। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, लेट्स राइट दिस वीडियो फास्टली नाउ। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल, फिजिकल स्टेट, प्योर फिनोल आर आइदर कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो कहता है या तो लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं, वो भी कलरलेस, बट दे यूजली टर्न रेडिश ब्राउन ड्यू टू एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन। लेकिन कहता है हवा में पड़े पड़े इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसके कारण कौन से कलर में टर्न कर जाते हैं, रेडिश ब्राउन में। तो इनकी फिजिकल स्टेट आ गई, दैट इज द अपीयरेंस। इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, लाइक एल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल आर ऑल्सो मच हायर देन दैट ऑफ द एरोमेटिक corresponding aromatic hydrocarbons and the halorines। कहता देखो ये हमारा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये हमारे हेलोरीन्स। कहते हैं इन दोनों से ही बॉइलिंग पॉइंट जो है किसका हायर होता है, बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज मच हायर देन बोथ ऑफ दीज, ठीक है। बेंजीन से भी मतलब एक कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा देखो यार कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, कुछ कुछ बच्चे ना इसी बात में समझ नहीं पाते क्या है। देखो ये मेरा जो मैं फिनोल ले रही हूं ना, उसमें पैरा पोजीशन पे CH3 लगा है, तो जो मैं यहाँ पे
बेंजीन रिंग लूंगी उसमें भी पैरा पोजीशन पे CH3 होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली इसमें तो पैरा पोजीशन का केस ही नहीं है, मान लो ऐसे, तो ये ऐसे होना चाहिए। एंड अगर क्लोरीन का केस अगर हम देखें तो उसमें क्लोरीन, ये है कोरस्पॉन्डिंग का केस। आगे बात समझ में, ठीक है, मतलब सिमिलर, अगर CH3 नहीं लगा तो ऐसे होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं जल्दी से। कहते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। अच्छा, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट फिनोल्स लाइक एल्कोहल फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एज शोन बिलो। कहता है यहाँ पे भी क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखो ये वाला मेरा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH लगा है, O नेगेटिव H पॉजिटिव, हाँ जी। अगले वाले का O नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव इंटरेक्ट करेगा, H पॉजिटिव विद O नेगेटिव, H पॉजिटिव विद O नेगेटिव। समझ आ गई मेरी बात? क्या हुआ, देखो मेरे पास ये जो फिनोल थे, मैं 2-3 फिनोल साथ साथ में जल्दी से बना देती हूँ। देखो इस फिनोल के ऊपर एक O नेगेटिव H पॉजिटिव लगा है, इस फिनोल के ऊपर एक O नेगेटिव H पॉजिटिव लगा है, तो ये H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ करेगा, ये H पॉजिटिव अगले O नेगेटिव के साथ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये O नेगेटिव इधर कहीं H पॉजिटिव होगा उसके साथ करेगा, तो यहाँ पे फिनोल्स वगैरह सब पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपस में क्लस्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतना ही मुश्किल होगा इनको बॉइल करा पाना, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है इसी के कारण। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी पे।